हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31। कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएँ देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएँ भक्तों की भी थी। कूट ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन 2, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन 3, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। चलिए बात करते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में चोल शासकों का विशेष योगदान था। चोल कालीन मंदिरों में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में देवी देवताओं की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई। वहीं इस काल की कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई जो भक्तों की थी। इसका उदाहरण है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। अतः कथन ए और बी सही है किंतु कथन ए का सही व्याख्या बी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो मिलाते हैं कौन सा कूट सही है कौन सा नहीं। ऑप्शन ए, कथन ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन 3, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु बी सही है। तो प्रश्न संख्या 32 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक एवं दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यह लेखक समानतः शासकों के जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तवारीख के लेखकों नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। अतः कथन आपका ए सही हो जाएगा, कथन बी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। कूट ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन 3, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु बी सही है। तो प्रश्न संख्या 33 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। रजिया ने अब अपने अभिलेखों पर और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, जबकि रानी रुद्रमा देवी, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है, ने अपने अभिलेखों पर पुरुषों जैसा नाम लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो आपका कथन ए गलत हो जाएगा। रजिया सुल्तान ने नहीं लिखवाया था,
बल्कि रानी रुद्रमा देवी ने लिखवाया था। और आपका कथन बी है जो कि सही हो जाएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर को समझ आया कि वह जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका मिलान करना है, देखते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन 3, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। तो प्रश्न संख्या 34 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही है, ए का स्पष्टीकरण बी सही है। चलिए देखते हैं कैसे। सुलह ए कुल के शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, इसलिए उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना में विचार विमर्श से अकबर को समझ आया कि जो विद्वान धार्मिक रीति मताधनताओं पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। अतः आपका कथन ए और आपका कथन बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन थर्ड, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन फोर्थ, ए गलत है किंतु बी सही है। तो प्रश्न संख्या 35 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। चलिए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए थे जो सामाजिक नियमों कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। अतः आपका कथन ए गलत है किंतु कथन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले की स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो देखना है कूट ए। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं एवं ए और बी को सुनिश्चित किया। ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही है किंतु ए और बी को कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन फोर्थ, बी गलत है किंतु बी सही है। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए यानी कथन ए और कथन बी दोनों सही है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। आपका कथन ए सही है। कथन बी की बात करें,
बहादुर शाह जफर ने 1857 को बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले की स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। आपका कथन बी भी सही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। प्रश्न संख्या 37, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ऑप्शन थर्ड, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ऑप्शन फोर्थ, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने की मदद मिली। तो आपका प्रश्न संख्या 37 का जो ऑप्शन गलत है वो आपका ऑप्शन सेकेंड है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। आपका ऑप्शन सेकेंड गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने वर्ष 1867 में की थी। इनका उद्देश्य एकेश्वरवाद एवं समाज सुधार था। इन्होंने विधवा विवाह का प्रसार किया तथा जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना समाज ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा सिख ग्रंथों पर विचार किया तथा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। बात करें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। पंडिता रमाबाई फुले ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। तो आपका जो ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन सेकंड गलत है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, नहीं, प्रार्थना समाज ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा सिख ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, न कि केवल हिंदू ग्रंथों पर। तो आपका ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ऑप्शन बी, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण से समाचार के कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे हर दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 39 का आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और बात करें तो इसे हर दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए, आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी का चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? ध्यान से देखना है, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन ए, लिपस्टिक के लिए विज्ञापन का एक महिला का मेकअप करना। ऑप्शन सेकेंड, गाड़ी के विज्ञापन के लिए एक महिला को पति द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़ने जाना। ऑप्शन थर्ड, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ऑप्शन फोर, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह का चाय बनाना। तो प्रश्न संख्या 40 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जब किसी प्रोजेक्ट के विज्ञान में
जेंडर स्टीरियोटाइप को शामिल किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। जैसे कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला को मेकअप करते हुए दिखाया जाता है, किसी पुरुष या उभयलिंगी को नहीं। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को उसके पति द्वारा ऑफिस छोड़ने दिखाया जाता है, कभी महिला को यह कार्य करते हुए नहीं दिखाया जाता। ठीक, आगे देखते हैं। चाय के विज्ञापन में एक माँ को सुबह चाय बनाते हुए दिखाया जाता है, पिता को नहीं। इस प्रकार से ये सभी जेंडर स्टीरियोटाइप के उदाहरण हैं। जबकि स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में लड़का लड़की दोनों को दिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ऑप्शन ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 41 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बात करें तो इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसकी खोज की बात करें तो एबेल तस्मान तथा कप्तान कुक ने की थी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्निज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। प्रश्न संख्या 42, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं। ऑप्शन ए, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ऑप्शन बी, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ऑप्शन थर्ड, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। ऑप्शन फोर्थ, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है। तो प्रश्न संख्या 42 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में जैसे जैसे कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। चलिए बात करते हैं सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले बुध, फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो ये आपका सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। ऑप्शन ए, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ऑप्शन बी, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ऑप्शन सी, किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी, किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 43 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। आपका ऑप्शन ए,
प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा और इसके साथ आपका ऑप्शन सी सही होगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए और सी दोनों। चलिए देखते हैं। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। और बात करें, पृथ्वी यदि अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। साथ ही किसी विशेष क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए, इस मौसम को दक्षिणी पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। ऑप्शन सी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। चलिए देखते हैं कि इन कथनों से ए, बी, सी पर विचार करना है और इससे कौन सा कथन सही है। कूट ए, बी और सी सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन सेकेंड, ए, बी और सी सभी गलत है। ऑप्शन थर्ड, ए, बी सही है किंतु सी गलत है। ऑप्शन फोर्थ, ए और सी सही है किंतु बी गलत है। तो प्रश्न संख्या 44 का जो आपका सही जवाब होगा, आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ए, बी और सी सभी गलत हैं, यानी आपका ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों कथन आपके गलत हैं। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए, महानदी एवं गोदावरी। ऑप्शन बी, कृष्णा एवं कावेरी। ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी, नर्मदा एवं ताप्ती। तो प्रश्न संख्या 45 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा होता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 46। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ऑप्शन ए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये बताना है आपको किस वायुमंडलीय परत में होता है। ऑप्शन बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है। आपको बताना है ये सब किन वायुमंडलीय परतों में होता है। ऑप्शन ए, मध्यमंडल में होता है। ऑप्शन सेकेंड, वायुमंडल में होता है। ऑप्शन थर्ड, क्षोभमंडल में होता है। ऑप्शन फोर, समताप मंडल में होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह मध्य में अवस्थित है। इसकी धरती से ऊंचाई 50 किमी है। मध्यमंडल समताप मंडल से 60 किमी ऊपर तक फैला होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47।
आपतन का संबंध है आपको बताना है। ऑप्शन ए सूर्य ऊर्जा के साथ, ऑप्शन बी बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ, ऑप्शन थर्ड वायु दाब के साथ, ऑप्शन फोर्थ मौसमी पवनों के साथ। तो प्रश्न संख्या 47 का जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ। चलिए देखते हैं। सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित तथा प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचाने वाली ऊर्जा आपतन कहलाती है। सूर्य के केंद्रीय भाग में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है, इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य अपनी इस ऊर्जा को लगातार विकसित करता रहता है, पृथ्वी यह विकिरण के रूप में पहुंचाता है, इसे ही आपतन या सूर्य ताप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। ऑप्शन ए शंकुधारी वन, तो शंकुधारी वन का आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो आपका इसका हो जाएगा महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। थर्ड सी देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आपका इसका सेकंड हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। डी देखते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, तो आपका इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो देखते हैं इसके लिए आपका सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए, सहारा रेगिस्तान के समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ऑप्शन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। तो देखना है कौन सा कूट सही है। ऑप्शन फर्स्ट ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सेकेंड ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन थर्ड ए गलत है परंतु बी सही है, ऑप्शन फोर्थ ए सही है परंतु बी गलत है। तो प्रश्न संख्या 49 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ इस बात के ठोस प्रमाण है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा था। अतः आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 50। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो देखना कौन सा कूट सही है। फर्स्ट बी और सी सही है परंतु ए गलत है। सेकंड ए और बी सही है परंतु सी गलत है। थर्ड ए, बी और सी तीनों सही है। फोर्थ ए और सी सही है परंतु बी गलत है। तो प्रश्न संख्या 50 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है। चलिए देखते हैं। डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है। और बात करें इसकी तो डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के
गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवड़ जल में पाई जाती हैं। डॉल्फिन की उपस्थिति से समुद्र में जल की शुद्धता का पता चलता है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर राज्य में स्थित है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 51। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? आपको बताना है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। ऑप्शन ए मीथेन एवं हाइड्रोजन का, ऑप्शन सेकेंड मीथेन और हीलियम, ऑप्शन थर्ड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ मीथेन और नाइट्रोजन। तो प्रश्न संख्या 51 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। देखते हैं, बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह गैस का मिश्रण है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है जिसमें मीथेन 55 से 75% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी होते हैं। प्रश्न संख्या 52। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मिलाना है कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड, ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं करता है ए की। थर्ड, ए गलत है परंतु बी सही है। फोर्थ, ए सही है परंतु बी गलत है। तो प्रश्न संख्या 52 का जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है। चलिए देखते हैं, वे प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है। वे प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तरह की होती हैं, अतः कथन ए सत्य नहीं है। देखते हैं, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बहुमूल्य हैं, उनका आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कथन आपका एक गलत है, आपका कथन बी सही है। प्रश्न संख्या 53। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सेकेंड, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। थर्ड, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। फोर्थ, कोयला, ईंधन, बायोगैस। तो प्रश्न संख्या 53 का जो आपका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। चलिए देखते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। यह प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, बायोमास, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो आपको इसका मिलान करना है। तो देखते हैं विकास एवं प्रयोग स्तर। तो आपका इसका फर्स्ट सही हो जाएगा वास्तविक और संभाव्य। देखते हैं बी उद्गम, जैव और अजैव। उसके बाद देखते हैं वितरण, भंडार। तो देखते हैं इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यानी आपका ये जो क्रम दिया हुआ है ये पहले से ही सही मिला हुआ है। यानी विकास व प्रयोग स्तर का फर्स्ट हो जाएगा वास्तविक और संभाव्य, उद्गम का जैव और अजैव, वितरण का सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार का नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55। कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। आपको मिलाना है कौन सा कूट सही है। फर्स्ट ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। देखते हैं सेकंड ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। थर्ड ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ए गलत है किंतु बी सही है। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। देखते हैं कैसे। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। इस अवधि में भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इसका प्रमाण है कि इस अवधि में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें से कुछ जानवरों को इंसानों द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। प्रश्न संख्या 56। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी वे केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है पुरास्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखते हैं ऑप्शन ए, बी और सी, सेकेंड केवल डी, थर्ड केवल ए, फोर्थ ए और बी। तो प्रश्न संख्या 56 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा पुरास्थल के संबंध में आपका केवल कथन थर्ड सही है। यानी केवल कथन ए सही है, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्रश्न संख्या 57। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। आपको बताना है क्या बनाते थे। ऑप्शन ए पत्थर के मोहरे, ऑप्शन बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, ऑप्शन सी लोहे से बनी तकलियाँ, ऑप्शन डी सोने से बने बर्तन। तो आपको मिलाना है कौन सा सही कूट है। फर्स्ट ए बी सी, सेकेंड बी सी डी, थर्ड ए और सी, आपका डी हो आपका ऑप्शन फोर्थ ए और डी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर और सोने से बने बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, जबकि उसमें काले और लाल रंग से डिजाइन किए हुए पात्र बनते थे, पीले रंग के नहीं। आपका ऑप्शन थर्ड भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और डी दोनों।
प्रश्न संख्या 58। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन ए हड्डियों की संरचना, ऑप्शन बी कंकालों के साथ मिले आभूषण, ऑप्शन सी कंकालों के आकार, ऑप्शन डी कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो देखते हैं कुट ए और सी, बी केवल डी, थर्ड केवल ए, फोर्थ ए और बी। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए देखेंगे, हड्डियों की संरचना देखेंगे और देखेंगे कंकालों के आकार। तो आपका कुट फर्स्ट सही होगा, ए और सी। प्रश्न संख्या 59। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। देखते हैं वेदों की संरचना की शुरुआत, बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी इनाम गांवों में कृषकों का निवास, डी चरक। तो इसको प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में इसको दर्शाना है कि इसका आरोही क्रम क्या है। कुट ए सी डी बी ए, सेकेंड डी सी बी ए, थर्ड ए बी सी डी, फोर्थ बी सी डी ए। तो इसका जो आपका सही क्रम है, वेदों की रचना की शुरुआत जो कि 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, फिर बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत जो कि 1000 ईसा पूर्व में, सी को देखते हैं इनाम गांव में कृषकों का निवास जो कि 600 ईसा पूर्व में था, जो कि चरक है आपका 300 ईसा पूर्व में था। तो अब समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 60। हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम निम्नलिखित में से सजाएं। यानी हाल के काल से शुरू करके आपको अवरोही क्रम में दर्शाना है। इसका अवरोही क्रम क्या होगा। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, बी उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी अरिका मैडू पंतन में बसना, डी संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो आपको इसका आरोही क्रम का ऑप्शन देखना है। कुट ए सी डी ए बी, सेकेंड सी डी बी ए, थर्ड ए सी बी डी, फोर्थ ए बी सी डी। तो देखते हैं इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के जी जो कि आपका 1200 ईसा पूर्व के लगभग था। बी देखें उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो कि आपका 900 ईसा पूर्व में था। आपका थर्ड देखें अरिकमेडु पंतन में बसना, तो ये आपका 400 ईसा पूर्व में था। डी देखें संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, तो ये आपका 300 ईसा पूर्व में था। तो इसका जो अवरोही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, ए बी सी डी। यानी 1200 ईसा पूर्व, फिर 900 ईसा पूर्व, फिर 400 ईसा पूर्व, फिर 300 ईसा पूर्व। यानी आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 61। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखते हैं बी प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। सी ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में
पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प का चयन करते हैं। ऑप्शन ए और सी सही है, देखते हैं। ऑप्शन बी और सी सही है, देखते हैं। ऑप्शन थर्ड ए बी और सी सही है। ऑप्शन फोर्थ ए और बी सही है। तो प्रश्न संख्या 61 का जो आपका ऑप्शन सही है, ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दे पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका ऑप्शन ए भी सही है। बी देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। बिल्कुल, आपका बी भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई की अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। आपका ऑप्शन सी भी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 62, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यचर्या पुस्तकों में। ऑप्शन ए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को परिभाषित और विवरण दिया गया है, देखते हैं। बी, संस्थाओं और प्रक्रियाओं में ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो आपको इसका सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ए और बी और सी सही है। सेकंड ए बी और सी सही है। थर्ड ए और बी सही है। फोर्थ ए और सी सही है। तो प्रश्न संख्या 62 का जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। कथन ए, कथन बी, कथन सी, ये आपके तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 63, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर बल दे रहे हैं? आपको बताना है, यह प्रश्न अगर शिक्षक पूछता है तो शिक्षक किस कौशल पर बल दे रहा है। ऑप्शन ए, कारण और प्रभाव पर। ऑप्शन बी, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, देखते हैं। ऑप्शन सी, अनुभव की तुलना करना, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर ही करेक्ट होगा, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। प्रस्तुत प्रश्न में वर्णित घटनाक्रम का वर्णन करके शिक्षक परिस्थितियों में अनुमान लगाने वाले कौशल पर बल दे रहा है। प्रश्न संख्या 64, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। थर्ड, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। थर्ड, एक दुकानदार को कक्षा के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो प्रश्न संख्या 64 का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना बाजार विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि है। स्कूल के आसपास होने के कारण विद्यार्थी बाजार की गतिविधियों को भली भांति परिचित होते हैं, अतः इनका उदाहरण देकर बाजार को आसानी से समझाया जाता है। प्रश्न संख्या 65, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ऑप्शन ए,
मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास में निर्धारित होती है। ऑप्शन बी। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड। मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। ऑप्शन फोर्थ। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो प्रश्न संख्या 65 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 66। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है। ऑप्शन ए। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी। ऑप्शन सेकेंड ए और सी। ऑप्शन थर्ड केवल ए। ऑप्शन फोर्थ ए और बी। तो प्रश्न संख्या 66 का जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आपके तीनों कथन सही है, ए, बी और सी। प्रश्न संख्या 67। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। ऑप्शन ए परिक्रमण। ऑप्शन बी दिन रात। ऑप्शन सी मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन डी वर्षा का वितरण। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट ए और सी, ए सी डी। ऑप्शन बी बी सी डी। ऑप्शन थर्ड ए बी सी। ऑप्शन फोर्थ ए बी डी। तो प्रश्न संख्या 67 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए परिक्रमण। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके शिक्षक परिक्रमण, दिन रात और मौसम परिवर्तन संबंधी अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित करते हैं। ए खनिज संसाधन। बी उद्योग। सी ऊर्जा संसाधन। डी हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट ए और ए सी डी। सेकेंड बी सी डी। थर्ड ए बी सी। फोर्थ ए बी और डी। तो प्रश्न संख्या 68 का जो आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए बी और सी। लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के खनिज संसाधन, उद्योग तथा ऊर्जा संसाधन जैसे अध्यायों के अंतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अतः इन तीनों अध्यायों में लोहे से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए बी और सी। प्रश्न संख्या 69। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। फर्स्ट विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। थर्ड वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे छोटे समूहों में बांटना। थर्ड विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र का भ्रमण करने का आयोजन करना। फोर्थ क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो आपका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। प्रश्न संख्या 70। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। बी भूकंप से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शन करना। सी भूकंप के प्रकार। डी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ।
तो आपको जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही होगा। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 71। तवाबाद के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन जुड़े से कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? फर्स्ट, उद्यान कृषि का अधिकार। सेकंड, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। थर्ड, खेती का अधिकार। फोर्थ, मछली पकड़ने का अधिकार। तो प्रश्न संख्या 71 का जो आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार। चलिए देखते हैं। 1990 के दशक में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। तवाबाद भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी बांध पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवाबाद क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? फर्स्ट, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। सेकंड, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। थर्ड, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। फोर्थ, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकार करता है। विविधता की सबसे बड़ी विशेषता है लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करना। विविधता समाज के भौगोलिक परिवेश की विशिष्टताओं वाले लोगों का वास करते हैं। सबकी अपनी विशिष्टता होती है। विशिष्ट पहचान समूह का सह अस्तित्व होता है। वह लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता है और न ही लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट, भारत में सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। सेकंड, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। थर्ड, भारतीय जनता एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। फोर्थ, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। तो प्रश्न संख्या 73 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। चलिए देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। सरकार में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। वर्ष 1950 में पहला आम चुनाव। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्वीकारता। स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार, किसी भी मताधिकार का अधिकार नहीं था। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट 4, सेकेंड 3, थर्ड 5, फोर्थ 6। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड 5 सही हो जाएगा। देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? ऑप्शन ए अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऑप्शन बी होम इंस्पेक्टर। ऑप्शन सी स्टेशन हाउस अफसर। ऑप्शन फोर्थ पुलिस अधीक्षक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम
स्टेशन हाउस अफसर है। प्रश्न संख्या 76। सॉरी, लगता है ये सही से स्कैन नहीं हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका को, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन थर्ड भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन फोर्थ संसद को। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यायपालिका को। प्रश्न संख्या 78। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ऑप्शन ए आदिवासी एवं दलित को, ऑप्शन सेकेंड केवल अल्पसंख्यक को, ऑप्शन थर्ड दलित एवं अल्पसंख्यक को, ऑप्शन फोर्थ अल्पसंख्यक एवं आदिवासी को। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदिवासी एवं दलित को। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का संबंध अनुसूचित जाति यानी दलित एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को न्याय दिलाने से है। इसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गणतांत्रिक, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन फोर्थ उदारवादी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, संघवाद। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो देखते हैं, कूट ए यानी फर्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। देखते हैं, सेकेंड ए और बी दोनों सही नहीं है, थर्ड केवल ए सही है, फोर्थ केवल बी सही है। तो प्रश्न संख्या 80 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 81। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षा को केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, सेकेंड कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, थर्ड कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, फोर्थ इमारत को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। किसी इमारत को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र से किसी वास्तुशैली की भव्यता का बखान नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 82। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आपको बताना है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। देखते हैं, सेकेंड अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, थर्ड भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, फोर्थ भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना।
तो प्रश्न संख्या 82 का जो आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। प्रश्न संख्या 83, सामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, बी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन का कौशल विकसित करना, सी सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, डी विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, तो लग रहा है कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं ए बी सी डी, आपका ये सभी जवाब सही हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, देखते हैं फिर से। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बिल्कुल। फिर विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, आपका ऑप्शन बी भी सही है। सनसनी खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, हाँ। डी विद्यालय परिसर के अधिगम, विद्यालय के बाहर की दुनिया को और अधिगम में जोड़ने की मदद करना, तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। आपका ऑप्शन ए भी सही होगा, आपका ऑप्शन डी भी सही होगा, लेकिन आपका ऑप्शन बी सही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो देखते हैं। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, आपका बी भी सही होगा। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी भी सही होगा। देखते हैं ऑप्शन डी को, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, नहीं। आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 85, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन ए विभिन्न सांस्कृतिक से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं। बी केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हैं, नहीं, गलत है। देखते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी भी सही है। तो आपका इसमें बी गलत है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए और सी सही है। प्रश्न संख्या 86, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को सूचना को याद रखने में मापन करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड, अपने अधिगम की विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, आपका ऑप्शन सेकंड ही सही हो जाएगा। फिर भी देखते हैं आगे। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, नहीं। उन अधिगमकर्ताओं की कक्षा को लेखन की क्षमता को जांचना, नहीं। आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है।
फर्स्ट, भारत का संविधान। सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। थर्ड, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। फोर्थ, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो प्रश्न संख्या 87 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वे आंकड़े प्रथम बार किसी व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। वे आंकड़े प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर है। देखते हैं, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 88, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किनको संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन ए, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्तान का स्वप्न। ऑप्शन बी, संत कृत मनी मेकलई। ऑप्शन थर्ड, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। फोर्थ, रास सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। रास सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी रास सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन नामक पाठ्य पुस्तक को आत्मकथाओं हेतु संदर्भित कर सकता है। रास सुंदरी देवी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न संख्या 89, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ को परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ऑप्शन, संसाधन संरक्षण। बी, विकास और विस्थापन। सी, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। डी, मानव का विकास। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। ए बी सी। सेकेंड, ए बी डी। थर्ड केवल ए और बी। फोर्थ, ए और डी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसाधन और संरक्षण। बी, विकास और विस्थापन। डी, मानव विकास। आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। भूगोल शिक्षण में संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन तथा मानव विकास संदर्भ से जुड़े परिप्रेक्ष्य का विकास करना भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए, व्याख्यान को सुनने और साझा किए गए पर निर्भर रहता है। सेकेंड, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। थर्ड, चर्चाओं को न्यूनतम रखना। फोर्थ, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो प्रश्न संख्या 90 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को भागीदारी बनाना। आपका ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें भी चर्चाओं को न्यूनतम नहीं करना है बल्कि हमें चर्चाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। अब पाठ्य पुस्तक को हमें रटने पर कभी भी केंद्रित नहीं करना है, हमें रोट लर्निंग करानी ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।